सक्सेजन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लासेस में सभी लोग का स्वागत है। मैं आज आपके साथ इल्यूमिनेशन का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। इसके पहले मैं इसके पार्ट 1, 2 और 3, 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन या यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। वहाँ पर जाकर भी आप पुराने पार्टों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था। आज मैं केवल इसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। अभी तक हम लोग ने पूरा इल्यूमिनेशन का लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे जो पार्ट 1 था उसमें हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और ल्यूमिनस फ्लक्स, कैंडेला पावर और जितनी भी डेफिनेशन होती है और जितने भी बेसिक टर्म्स होते हैं आपके इल्यूमिनेशन से रिलेटेड, उन सब चीज़ों को हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमने पार्ट 2 में लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, टाइप्स ऑफ लाइटिंग जैसे डायरेक्ट लाइटिंग, इनडायरेक्ट लाइटिंग और टाइप्स ऑफ वेरियस लैंप पे हमने यहाँ पर जो पार्ट 2 में थे आपके टंगस्टन फिलामेंट लैंप, इनकैंडिसेंट लैंप तक कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद हमने पार्ट 3 में हमने मर्क्यूरी वेपर लैंप, ट्यूबलाइट, सोडियम वेपर लैंप, इन सब चीज़ों को कंप्लीट किया था। और इसके बाद हमारा था पार्ट 4, जिसमें हमने हेलोजन लैंप, कार्बन फिलामेंट लैंप और एनियोन लैंप और लेड लैंप, इस टाइप से हमारे पार्ट 4 थे, जिनको आप जरूर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन जरूर अटैम्प्ट करें। तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी से क्लियर होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 4 तक हो चुके हैं। तो आज हम आपके साथ पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें टोटल आपके 60 क्वेश्चन होंगे। ये सारे 60 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर इनको देखें। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है उसको लाइक और शेयर करें। और यदि आपका कोई भी सजेशन है तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, जो हम आपको अगली वीडियो में आपको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आइए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर। तो है कैंडेला इज़ द यूनिट ऑफ। तो देखिए कैंडेला इज़ द यूनिट ऑफ किसकी होती है, कैंडेला। तो कैंडेला का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो कैंडेला इक्वल टू आप लिख सकते हैं ल्यूमेन इक्वल टू कैंडेला पावर इंटू घन कोण। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैंडेला पावर या कैंडेला पावर पूछा गया, तो कैंडेला पावर क्या हो जाएगा, ल्यूमेन अपॉन घन कोण। ठीक, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इस घन कोण को मैंने यहाँ पे ला के लिख दिया। ठीक है, ल्यूमेन घन कोण, ये क्या हो जाएगा आपका ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। ठीक, यानी कि किसी भी एक घन कोण में, घन कोण क्या होता है, किसी भी गोली सतह द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण। तो ये सब डेफिनेशन है जो मैं आपको पार्ट 1 में दिखा चुका हूँ, तो आप वहाँ जाकर डिटेल में समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी बिंदु द्वारा किसी गोली सतह द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण। तो यहाँ पे जो कोण बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। तो ये घन कोण में जितना भी फ्लक्स होता है उसकी क्या कहलाती है, कैंडेला पावर कहलाती है। या कोई प्रकाश स्रोत एक घन कोण में कितना ल्यूमेन फ्लक्स को देता है, ठीक, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो आपको क्या कहलाती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाती है। तो यहाँ पे आपकी जो कैंडल है उसकी यूनिट हो जाएगी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, या ज्योति तीव्रता की क्या हो जाएगी, आपकी यूनिट हो जाएगी। कैंडेला को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी या ज्योति तीव्रता की क्या हो जाएगी, आपकी यूनिट क्या हो जाएगी, कैंडेला। तो यहाँ पर आप और देख सकते हैं फ्लक्स। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या होता है, यहाँ पर फ्लक्स की यूनिट होती है क्या, ल्यूमेन। और इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या होती है हमारी, इल्यूमिनेशन की हमारी यूनिट क्या होती है, लक्स। और इल्यूमिनेंस की कोई यूनिट नहीं होती, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लक्स। ठीक, तो अब चलते हैं हम आपके दूसरे क्वेश्चन पे, द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन। तो देखिए इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या होती है, तो इल्यूमिनेशन की यूनिट आप जरूर याद रखिए क्या होती है, लक्स। ठीक है, और उसको हम किससे नापते हैं, प्रकाश मापी के द्वारा। यानी जो हमारा इल्यूमिनेशन होता है उसको हम किससे नापते हैं, प्रकाश मापी के द्वारा। और इल्यूमिनेशन की यूनिट आपकी क्या होती है, लक्स होती है। ल्यूमेन आपकी यहाँ पे किसकी यूनिट होती है, फ्लक्स की, यानी कि ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, ल्यूमेन होती है। ठीक, और लक्स आपकी इल्यूमिनेशन की यूनिट स्टेरेडियन। स्टेरेडियन में भी उसके थोड़े आपको पहले क्वेश्चन नहीं बता चुके, स्टेरेडियन किसकी यूनिट होती है आपकी, घन कोण की। तो यहाँ पे स्टेरेडियन किसकी यूनिट हो जाएगी, घन कोण की। और कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, ठीक, कैंडेला प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंडेला प्रति मीटर स्क्वायर आपकी हो जाएगी। किसी चीज़ की यूनिट नहीं होती कैंडेला प्रति मीटर स्क्वायर, तो आप यहाँ पर रखिए ल्यूमेन किसकी यूनिट होती है, आपकी ल्यूमिनस फ्लक्स की। लक्स होता है आपका इल्यूमिनेशन का यूनिट, और स्टेरेडियन किसकी यूनिट होती है, घन कोण की। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, लक्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द illumination at a various point on, ठीक है, the illumination on a various point on a horizontal surface, illumination by the same source various as। तो यहाँ पे क्या है कि आपका ये जो पूछा गया है किसके डायरेक्शन होगा, यानी कि जो इसकी हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी कि यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत है और यहाँ इसकी हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये, तो यहाँ पे अलग अलग, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी का कितना इल्यूमिनेशन और कितना। तो ये क्या होता है आपका, कौन सा नियम है, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। और लैम्बर्ट कोसाइन लॉ में जब हॉरिजॉन्टल स्पेस के लिए आपका जो वो पूछता है किसके बराबर होगा, तो वहाँ पर हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला कि ई इक्वल टू h/d² इंटू कॉस क्यू थीटा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा। ये कॉस थीटा क्या होता है, आपका नॉर्मल कंडीशन होता है, जब क्या हो, कुछ इस टाइप की कंडीशन दी हो कि यहाँ पे कोई क्या है, प्रकाश स्रोत रखा हुआ है और ये कोई वर्किंग प्लेन है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इल्यूमिनेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो ये होती है आपकी नॉर्मल कंडीशन। लेकिन जब आपको ऐसा प्रकाश स्रोत दिया हो यहाँ पर हो और नीचे हमारे एच हो जाएगा, ये यहाँ से, और ये एच होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो फॉर्मूला होता है क्या निकलता है, ई इक्वल टू h/d इंटू कॉस क्यू थीटा। तो यहाँ पे आपका इल्यूमिनेशन यानी जो ई है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, कॉस क्यू
थीटा के, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कॉस क्यू थीटा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है द MSC ऑफ अ लैम्प। MSC मतलब क्या होता है, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर ऑफ अ लैम्प विच गिव्स आउट अ टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ 400 पाई ल्यूमेन इज कैंडेला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकालना है कि इसका कैंडेला पावर कितना होगा। ठीक, यानी कि कितने कैंडेला पावर ये हमको देगा, तो यहाँ पर आपको निकालना है MSCP की वैल्यू। ठीक है, मीन स्फेरिकल कैंडेला पावर, यानी MSCP का मान कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले आप समझते हैं MSCP क्या होता है, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। यदि हम क्या करते हैं, किसी बल्ब को ऊपर से देखते हैं, जब हम किसी बल्ब को ऊपर से देखते हैं हमको क्या दिखेगा, उसका केवल टॉप व्यू देखें, टॉप व्यू देखें तो हमको क्या मिलेगा, एक गोलीय सतह मिलेगी। तो इस गोलीय सतह के द्वारा जितना भी फ्लक्स क्या होता है, इमिट होता है, या जितना भी फ्लक्स यहाँ से निकलता है वो हमारा क्या कहलाता है, MSCP या मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, औसत गोलीय ज्योति तीव्रता, या हाँ औसत गोलीय ज्योति तीव्रता भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अब इसका फॉर्मूला देखिए, तो MSCP इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है हमारा, MSCP इक्वल टू टोटल फ्लक्स अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले और सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, तो आप देख सकते हो, उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स क्या है आपका 400 पाई। ठीक है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स इक्वल टू 400 पाई डिवाइडेड बाई क्या करेंगे आप 4 पाई, तो ये पाई से पाई कैंसिल, 400 से तो क्या हो जाएगा आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 100। ऐसे अगर आपका MSCP होता है, इसके बाद हमारे कौन से होते हैं MHCP। ठीक, मैन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, तो उसका भी फॉर्मूला सेम होता है, टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय 4 पाई, और इसके बाद हमारा एक और क्या होता है आपका MSCP, और एक और हमारा होता है MHSCP मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक, और उसके बाद हमारा क्या आता है रिडक्शन फैक्टर, एक और चीज़ पूछी जाती है जो अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन से, रिडक्शन फैक्टर आपको क्या होता है MSCP डिवाइडेड बाय MHCP। तो देखिए ये CP और CP दोनों सेम है, ये CP और M सेम है। आपको याद कैसे करना है इस चीज़ को, कि यहाँ पे देखिए ये PQ, आप अगर अल्फ़ाबेट से देखते हो तो सबसे पहले क्या आता है R, फिर क्या आएगा आपका S, और फिर क्या आएगा H। ठीक, तो इस टाइप से याद करते हैं PQRSH। तो R रिडक्शन फैक्टर इक्वल टू MSCP अपॉन MHCP। और एक और चीज़ आप याद रखें कि ऊपर भी 4 अक्षर होंगे और नीचे भी क्या होंगे 4 अक्षर होंगे। तो इस टाइप से आप इस रिडक्शन फैक्टर का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा MSCP इक्वल टू 100। तो अगला क्वेश्चन है अ प्रेफर डिफ्यूजर सरफेस इज वन डेट। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्यूज ऑल द इनकैंडिसेंट लाइट, यानी कि देखिए डिफ्यूज़र क्या होता है कि हम जैसे कोई भी ये बल्ब है तो इसके ऊपर क्या करते हैं, एक डिफ्लेक्टर लगाते हैं, या क्या करते हैं जब इनडायरेक्ट लाइटिंग करती है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक डिफ्यूज़र लगा देते हैं जो क्या करता है लाइट को एब्जॉर्व करता है। ठीक, तो ये इसका मेन जो वर्क है वो क्या होता है, डिफ्यूज़ ऑल इनकैंडिसेंट लाइट, यानी कि जितनी भी लाइट पड़ी सबको क्या करे एब्जॉर्व कर ले, एब्जॉर्व ऑल इनकैंडिसेंट लाइट, वो भी इसका दोनों ऑप्शन है। इसके बाद ट्रांसमिट ऑल द इनकैंडिसेंट लाइट। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसमिट, यानी कि सारी लाइट को भी क्या करता है ये वहाँ पर ट्रांसमिट नहीं करता। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्कैटरस लाइट यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। क्या करता है कि ये सभी डायरेक्शन में क्या होता है कि यूनिफॉर्म लाइट को करता है, यूनिफॉर्म लाइट को पहुँचाता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई मेरा बल्ब है तो इसके ऊपर क्या कर देते हैं, एक डिफ्यूज़र लगा देते हैं। आप नॉर्मल देखा होगा घरों वगैरह जो बाहर बल्ब लगे तो उनके ऊपर एक सफेद कलर का डिफ्यूज़र टाइप का लगा रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं डिफ्यूज़र सरफेस बोलते हैं, जो क्या करती है सभी दिशा पे बराबर फ्लक्स को या बराबर प्लास को क्या करती है बराबर प्रकाश को पहुंचाती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्कैटर लाइट यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम इज द मोस्ट एफिशिएंट बट इज लाइबल टू कॉज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम होती है मोस्ट एफिशिएंट होती है, पर इसके जो मेन मुख्य हानियाँ कौन कौन सी होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए इसका मुख्य हानि कौन कौन सी होती है, मोनोटोनी और क्या होता है ग्लेयर, यानी क्या होता है बहुत ज़्यादा तेज प्रकाश पड़ता है जो यानी ये बहुत ज़्यादा आंखों में चुभने वाला प्रकाश होता है, और क्या होती है ग्लेयर यानी जो कि छाया पड़ती है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बॉट A एंड B एंड C। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बॉट B एंड C। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, टोटल फ्लक्स रिक्वायर्ड एनी लाइटनिंग स्कीम डिपेंड इनवर्सली ऑन। तो यानी क्या होता है जब कोई भी लाइटनिंग स्कीम होती है, यानी कोई भी हम लाइटनिंग करते हैं डायरेक्ट लाइटिंग इनडायरेक्ट लाइटिंग, तो यहाँ पे क्या होता है जो टोटल फ्लक्स होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे इल्यूमिनेशन के यानी कि प्रदीप्ति के सरफेस एरिया के, यानी कि जो वहाँ पे आप प्रकाश पहुँचा रहे हैं उसके एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे आपका अगला होता है यूटिलाइजेशन फैक्टर, यानी कि क्या होता है आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है आपका कि यूटिलाइजेशन फैक्टर आपकी इसकी एक एफिशिएंसी टाइप समझ सकते हैं कि टोटल उत्पन्न किया गया प्रकाश यानी सरफेस पे या वर्किंग प्लेन पे पहुँचने वाला प्रकाश, तो सरफेस पर पहुंचने वाला प्रकाश डिवाइडेड बाय उत्पन्न किया गया प्रकाश, ये हमारा क्या कहलाता है यूटिलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। ठीक,
और एक और हमारा क्या होता है स्पेस साइड रेशियो। तो यहाँ पे स्पेस साइड रेशियो क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम करते हैं कि दो बल्बों के बीच की दूरी और उस बल्बों की भी वर्किंग प्लेन से हॉरिजॉन्टल दूरी का जो रेशियो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, स्पेस टू हाइट रेशियो। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका इल्यूमिनेशन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको आप याद रखें किसके, यूटिलाइजेशन फैक्टर के। ठीक, यानी हमारा जितना ज़्यादा यूटिलाइजेशन फैक्टर होगा उतना ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, इल्यूमिनेशन मिलेगा, और जितना कम यूटिलाइजेशन फैक्टर होगा उतना कम हमें क्या मिलेगा, फ्लक्स वहाँ पे खत्म होगा। देखिए अगर यूटिलाइजेशन फैक्टर अच्छा है यानी कि और जितना फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उतना सब वर्किंग प्लेन पे पहुँच रहा है, तो हमें क्या होगा, कम फ्लक्स की आवश्यकता होगी ना, यानी फ्लक्स डिवाइडेड बाय यूटिलाइजेशन फैक्टर, यानी फ्लक्स है वो यूटिलाइजेशन फैक्टर के बटक्रमानुपाती होगा। यदि मेरा क्या होता है यूटिलाइजेशन फैक्टर कम है तो हमें अपने आप क्या हो जाएगा, ज़्यादा फ्लक्स जरूरत पड़ेगी। यूटिलाइजेशन फैक्टर कम है यानी कि हम फ्लक्स तो ज़्यादा उत्पन्न कर रहे हैं लेकिन सरफेस पर क्या हो रहा है, कम फ्लक्स पहुँच रहा है, इसलिए क्या होता है ये फ्लक्स और यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर यूटिलाइजेशन फैक्टर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्लड लाइट। तो फ्लड लाइट इज नॉट यूज बाय द पर्पस ऑफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रीडिंग। फ्लड लाइट क्या होती है, बहुत कम होते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होती, यहाँ पर क्या करते हैं फ्लड लाइट का हम रीडिंग यानी कि पढ़ने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो फ्लड लाइट इज नॉट यूज फॉर अ रीडिंग पर्पस। और अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप हैज अ मिनिमम इनिशियल कॉस्ट ऑफ अ इंस्टॉलेशन बट अ मैक्सिमम रनिंग कॉस्ट, यानी ऐसा कौन सा लैंप है जिसकी क्या होती है, हमें जो लगाने की जो खर्चा होता है, लगाने का जो खर्च होता है वो बहुत कम होता है लेकिन हमें उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा सबसे कम जो लैंप है, सबसे सस्ता अगर लैंप आप यहाँ पे देखिए तो इनकेंडिसेंट लैंप होता है। इनकेंडिसेंट हमारे कौन कौन से आते हैं, कार्बन फिलामेंट लैंप, कार्बन फिलामेंट लैंप, और एक और हमारा कौन सा आता है, टंगस्टन फिलामेंट लैंप। ठीक, कार्बन और टंगस्टन फिलामेंट लैंप। टंगस्टन फिलामेंट हमारे दो टाइप को हो जाती है, गैस फील्ड और एक हमारा क्या हो जाता है वैक्यूम टाइप टंगस्टन फिलामेंट लैंप। तो हमारे दो होते हैं टंगस्टन फिलामेंट लैंप, गैस फील्ड टंगस्टन फिलामेंट लैंप और वैक्यूम टंगस्टन फिलामेंट लैंप। तो यहाँ पे क्या हो जाए, तो इनकेंडिसेंट लैंप होता है द मैक्सिम इंस्टॉलेशन ऑन बट न मैक्सिमम रनिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको जो इनकेंडिसेंट लैंप होता है ये सबसे सस्ता होता है, लेकिन क्या होता है ये हमारा इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है। यदि आप टंगस्टन फिलामेंट लैंप गैस फील्ड भी लाते हैं तो आपको 10 to 20 ल्यूमेन पर वाट मिलता है। इसके बाद आप फ्लोरोसेंट को देखें तो 50 ल्यूमेन पर वाट देता है, ल्यूमेन ये भी लगभग 60 से 70 दे देता है, और यहाँ पे लगभग 70 से मिनिमम। आप ज़्यादा किसी बुक में देखें तो एग्जाम में 110 ल्यूमेन पर वाट तक इसका आंसर लिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है सबसे कम हमारा जो देता है ये लाइट देता है कौन सा, इनकेंडिसेंट लैंप। लेकिन ये क्या होता है हमारा जो लगाने यानी सबसे सस्ता मिलता है, आपको 10 से 20 रुपये 50 रुपये तक में, 20 30 25 रुपये तक में आपको ये लैंप मिल जाएगा। तो इसलिए क्या होता है इसका जो मिनिमम इनिशियल कास्ट यानी इसका जो लगाने की कास्ट होती है बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पे कम एफिशिएंसी कारण क्या होता है ये ज़्यादा पावर को खपत करता है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर इनकेंडिसेंट लैंप या टंगस्टन फिलामेंट लैंप, इनकेंडिसेंट लैंप बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इनकेंडिसेंट लैंप कैन बी यूज, तो देखिए इन एनी पोजीशन। तो देखिए हम क्या करते हैं इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किसी भी कंडीशन में लगा सकते हैं। और क्या होता है इसमें जो ये लैंप में क्या होता है रेजिस्टेंस होता है, यानी जब हम रेजिस्टेंस यानी इस रेजिस्टेंस में से या फिलामेंट में से करंट को फ्लो कराते हैं तो वो हीट के कारण क्या करता है प्रकाश को उत्पन्न करता है। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है आपका AC और एज वेल एज DC दोनों में क्या होता है आपका बराबर होता है। तो ये क्या होता है लैंप AC और DC दोनों सप्लाई पे आसानी से कार्य कर सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फॉर स्ट्रीट लाइट। तो यहाँ किसका लैंप का हम स्ट्रीट लाइट में भी यूज कर सकते हैं जो ज़्यादा रेटिंग के होते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द एवरेज वर्किंग लाइफ ऑफ अ फ्लोरोसेंट लैंप इज अबाउट ऑफ आवर्स। तो क्या होता है जो हमारा फ्लोरोसेंट लैंप है वो उसका जो कार्यकारी समय है वो कितना होता है। तो इसको आप जरूर याद रखिए 5000 घंटे। ठीक, तो हमारा जो फ्लोरोसेंट लैंप है वो 5-4 घंटे तक चल सकता है मिनिमम, यानी कि इसका जो कार्य जो वो किया जाता है कि सलाह दी जाती है स्पेसिफाई किया जाता है कि 5000 घंटे के बाद हमको इसको बदल लेना चाहिए। 5000 घंटे के बाद क्या होता है ज़्यादा खपत करता है और उसका जो ईजिंग इफेक्ट हो रहा है इसमें क्या होता है धीरे धीरे डेम होने लगता है। ठीक, तो यहाँ पे 5000 घंटे के बाद बदल चाहिए और मैक्सिमम अगर बात करूँ मैं 7500 घंटे के बाद इसको पक्का बदल लेना चाहिए। और यदि ये ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा है तो कितना चल सकता है आपका 10,000 घंटे। ठीक, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 5000 घंटे। तो आपका जो फ्लोरोसेंट लैंप है वो केवल 5000 घंटे तक चल सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द ल्यूमिनस एफिशिएंसी ऑफ अ सोडियम वेपर लैंप इज अबाउट। ठीक है, सोडियम वेपर लैंप। तो यहाँ पर सोडियम वेपर लैंप की क्या होती है आपकी 50 से 60 के बीच में होती है। तो आप यहाँ पे 70 आंसर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 70 ल्यूमेन पर वाट। और आप किसी बुक में देखें तो इसका आंसर 50 ल्यूमेन पर वाट भी दिया होगा। तो ये हर एक बुक में इसकी अलग रीडिंग दी है, तो इसमें ज़्यादा आप कन्फ्यूज मत हो। तो यहाँ पे आप 50 भी आंसर लगा सकते हैं और 70 भी आंसर लगा सकते हैं। इसकी लगभग जो रीडिंग वो क्या होती है 50 से 70 ल्यूमेन प्रति वाट के बराबर होती है द ल्यूमिनस एफिशिएंसी। और यदि आपको यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी 110 ल्यूमेन पर वाट ऑप्शन में दिखता है तो आप जरूर उसको आंसर लगाइए, क्योंकि बहुत से एग्जाम इसका जो आंसर वो 110 ल्यूमेन पर वाट भी लिया गया। तो आपके यहाँ पे सही आंसर 110 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू 70 दिखी तो हम क्या करेंगे 70 पे टिक करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 70 ल्यूमेन प्रति वाट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लाइट इज फ्रॉम द हीट एनर्जी। ठीक है, लाइट क्या है एक उसमें ऊर्जा का रूप है। लाइट इज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एक क्या है
विद्युतीय ऊर्जा का रूप है। लाइट इज अ कंसेंट ऑफ अ सॉर्टिंग पार्टिकल्स। ठीक, इसके बाद लग रहा है लाइट इज अ कंसिस्ट ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या होता है लाइट में, क्या होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जैसे लाइट क्या होती है हमारी चलती है। ठीक, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाइट इज अ कंसेंट ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगला क्वेश्चन है ल्यूमिनस एफिशिएंसी ऑफ अ फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो इसको याद रखिए 40 ल्यूमेन पर वाट। ठीक, तो आपकी जो ल्यूमिनस एफिशिएंसी कितनी होती है 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट मैक्सिमम। ठीक, यहाँ पे नहीं 40 ल्यूमेन पर वाट या 50 ल्यूमेन पर वाट बस दे सकता। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 40 ल्यूमेन पर वाट, यानी जो फ्लोरोसेंट ट्यूब की एफिशिएंसी होती है 40 ल्यूमेन पर वाट होती है। और ये जो 10 से 20 ल्यूमेन प्रति वाट होती है हमारा किसका होता है, इनकैंडिसेंट लैंप का या डीपेट लैंप। ठीक, और 60 ल्यूमेन पर वाट अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे मर्क्यूरी वेपर लैंप मिल जाता है। कितना, हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप, सॉरी यहाँ पे आपको हो जाएगा हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप। और फ्लोरोसेंट लैंप को हम क्या बोलते हैं, लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 40 ल्यूमेन प्रति वाट। इसके बाद है कैंडेला इज द यूनिट ऑफ द। ठीक, तो इसके पहले हम डिस्कस कर चुके कैंडेला किसकी यूनिट होती है आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सर हमारा क्वेश्चन है कलर ऑफ अ लाइट डिपेंड ऑन। ठीक है, तो लाइट का जो कलर है वो किस पे डिपेंड करता है आपका, तो आपका फ्रिक्वेंसी एज वेल एज वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। जितने वेवलेंथ होती है उतनी ज़्यादा क्या होता है हमें लाइट दूर तक दिखाई देती है। वेवलेंथ कम होने पर लाइट क्या होती है, कम दूर तक दिखाई देती है। तो यहाँ पे वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। यदि हम वेवलेंथ को बढ़ाते हैं तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होती है, फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो क्या हो जाती है हमारी वेवलेंथ डिक्रीज होती है। तो हमारी ये जो कहते हैं कलर यानी लाइट का जो कलर है वो किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। और हर एक कलर की क्या होती है अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो इन सब के बारे में आपको पहले भी लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, मैं आपकी इसकी टेबल भी दे चुका हूँ। जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जो पुरानी वीडियो उनको जरूर देखें तो जिससे आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो अगला क्वेश्चन है इल्यूमिनेशन ऑफ अ 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इज कॉल्ड। ठीक, यानी कि क्या है कि 1 स्क्वायर मीटर में जितना इल्यूमिनेशन होता है, जितना ल्यूमेन फ्लक्स होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक, तो आपको सीधा सीधा पता है ई इक्वल टू क्या होता है आपका एफ अपॉन ए, यानी कि ल्यूमेन इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी किसकी, फ्लक्स की। और क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा, इल्यूमिनेशन के बराबर। और इल्यूमिनेशन की यूनिट हम क्या लिखते हैं लक्स। तो 1 लक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 ल्यूमेन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ल्यूमेन लक्स। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा लक्स। ठीक, देखिए आपको मैं आपको दोबारा बता सकता हूँ कि ई इक्वल टू क्या होता है आपका एफ अपॉन ए। ठीक है, एफ को हम क्या लिखते हैं ल्यूमेन, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है ल्यूमेन फ्लक्स की यूनिट ल्यूमेन, और इसका क्या होता है एरिया। एरिया को हम क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर में। तो ये क्या हो जाएगा ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है कि इल्यूमिनेशन ऑप्शन में नहीं, यही यूनिट ऑप्शन में दी गई है। तो ये इल्यूमिनेशन यूनिट हमने आपको बताई थी क्या होती है लक्स। तो लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ल्यूमेन अपॉन प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा लक्स। इसे और अगला क्वेश्चन है सॉलिड एंगल इन द एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। तो इसको आप जरूर याद रखिए कि सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है स्टेरेडियन। घनकोण को हम किस में नापते हैं, स्टेरेडियन में नापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज। ठीक, तो ल्यूमिनस फ्लक्स तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट आप जरूर याद रखिए। ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाती है आपकी ल्यूमेन। ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, कोई भी बल्ब द्वारा जितनी प्रकाश किरणें निकलती हों या 1 सेकंड में जितनी प्रकाश किरणें वो उत्सर्जित करता है, या किसी भी बल्ब के द्वारा उत्सर्जित होने वाले टोटल प्रकाश किरणों की संख्या को हम क्या बोलते हैं ल्यूमेन बोलते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी ल्यूमेन। इसके बाद है द फिलामेंट लैम्प ऑपरेट नॉर्मली या पावर फैक्टर ऑफ। तो ये जरूर याद रखिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फिलामेंट लैम्प का पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है। वो यूनिटी क्यों होता है कि आपका जो फिलामेंट लैम्प होता है वो प्योरली रेजिस्टिव मटेरियल का बना होता है। इसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, जिसके कारण क्या होगा इसमें हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो इस हीटिंग इफेक्ट के ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या होता है हमको प्रकाश मिलता है। ठीक, क्योंकि प्रकाश की हीटिंग इफेक्ट वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या होता है जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होने के कारण हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाता है यूनिटी हो जाता है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे यूनिटी। तो अगला क्वेश्चन है द फिलामेंट ऑफ अ GLS लैम्प, यानी कि जनरल लाइटिंग सर्विस लैम्प। तो जनरल लाइटिंग GLS लैम्प का फुल फॉर्म याद रखिए जनरल लाइटिंग सर्विस लैम्प। तो GLS लैम्प को हम क्या बोलते हैं, हमारा कौन सा कहलाता है टंगस्टन फिलामेंट लैम्प को हम क्या बोलते हैं GLS लैम्प बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो इसका फिलामेंट किसका बना होगा टंगस्टन का बना होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा टंगस्टन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड द डायमीटर ऑफ द टंगस्टन वायर आर मेड ऑफ। ठीक है, तो टंगस्टन वायर को हम कैसे बनाते हैं, तो आप इसको जरूर याद रखिए वायर ड्राइंग। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि हम क्या होता है टंगस्टन को खींच के उसका एक वायर के रूप में बनाते हैं और उसी का हम क्या करते हैं फिलामेंट बनाते हैं। और कौन सा फिलामेंट होता है गैस फील्ड वाले में कॉइल्ड फिलामेंट, यानी बहुत पतला वायर होता है, इसको हम कॉइल के रूप में बनाते हैं। कॉइल के रूप में क्यों बनाते हैं, जिससे क्या होती है इसकी जो टोटल लेंथ होती है, यानी जो टोटल लेंथ बोलते हैं, जो टोटल लंबाई होती है इसकी वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर टोटल लंबाई बढ़ने के कारण क्या होता है इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है और हमें क्या होती है ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट मिलता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं टंगस्टन को खींच के पतले वायर के रूप में देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वायर ड्राइंग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंट ऑफ इनपुट एनर्जी इज अ रेडिएंट वायर फिलामेंट लैम्प। तो देखिए
यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 से 15%। 10 से 15% ये है। देखिए इनकैंडिसेंट लैम्प हम किसको बोलते हैं, ऐसा लैम्प जो हमारा क्या करता हो कि ऊष्मा के साथ साथ हीट को भी प्रोड्यूस करता है, हमारा क्या कहलाता है, वो डीपेड लैम्प या इनकैंडिसेंट लैम्प कहलाता है। तो यहाँ पे जो हमारा टंगस्टन फिलामेंट लैम्प होता है वो करता क्या है, हम इसको जितना भी एनर्जी देते हैं, यदि हम इसको 100 वाट देते हैं तो क्या होता है लगभग 80 से 85% एनर्जी केवल किस में खर्च कर देगा आपका, 80 से 85 वाट केवल ऊष्मा उत्पन्न करने में खर्च कर देगा, और 10 से 15 वाट का ही क्या मिलेगा हमको, प्रकाश मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो वही पूछा गया है कि द वाट इज़ द परसेंट ऑफ द इनपुट एनर्जी रेडिएंट बाय फिलामेंट लैम्प। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर 10 to 50%। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 10 से 15%। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प इज़ द चीपेस्ट फॉर द सेम वॉटेज। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि यदि ये मान लेते हैं कि फ्लोरोसेंट लैम्प है, ये भी 100 वाट का है, ये भी 100 का है, ये भी 100 का है, और ये सब लैम्प हैं जो कितने 100 वाट के हैं, तो यहाँ पे सबसे कम कीमत किसकी होगी। तो यहाँ पे आपको जरूर पता होगा किसकी होगी, GLS लैम्प या जर्निंग लाइटिंग सर्विस लैम्प, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टंगस्टन फिलामेंट लैम्प। तो यहाँ पे हमें सबसे सस्ता क्या मिला, टंगस्टन फिलामेंट लैम्प। और मर्क्यूरी वेपर लैम्प, सोडियम वेपर लैम्प क्या होती हैं, महंगे होते हैं, क्योंकि और साथ साथ महंगे होने के साथ इनकी क्या होती है, ल्यूमिनेंस एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होती है, महंगे होते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, GLS लैम्प। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टैंडर्ड रेटिंग ऑफ द GLS लैम्प। यानी कि निम्न में से कौन सी जो है GLS लैम्प का स्टैंडर्ड रेटिंग नहीं, यानी आप बाजार में लेने जाएंगे तो आप में से निम्न में से कौन से वाट का आपको GLS लैम्प नहीं मिलेगा। तो आपको 100 वाट का भी GLS लैम्प मिलता है, यानी टंगस्टन फिलामेंट लैम्प, 40 वाट भी मिल जाता है और 15 वाट भी मिल जाता है। कौन सा नहीं मिलता, 75 वाट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 75 वाट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ना, हाउ इज इल्यूमिनेशन द रेंज ऑफ, यानी कि हमारे जो घरों में इल्यूमिनेशन की रेंज होती है वो क्या होती है। तो इसकी मैं आपको भी रीडिंग दे चुका हूँ कि आप जो हाई इल्यूमिनेशन होता है उसके लिए आपको लगभग कितने ल्यूमेन पर वाट का बल्ब लगाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होता है 60 to 65 ल्यूमेन पर वाट। इस सब की भी आपको मैं एक लिस्ट मैंने बताई थी आपको जब मैंने लेक्चर्स लिए थे कि 60 से किस कार्य के लिए आपको कितनी ल्यूमेन पर मीटर की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपका हाउसिंग पर्पज़ के लिए आपका कितना हो जाएगा, 60 to 65 ल्यूमेन पर वाट। अगला क्वेश्चन है द इल्यूमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ अ एंगल मेड बाय द नॉर्मल to the illuminate surface which with the direction of the incandescent flux above statement is executed with। यानी कि ये जो आपको दिया गया है स्टेटमेंट ये किस रिलेट होता है। तो आपको पता है कि ये क्या होता है, ये हमारा प्रकाश स्रोत है, यहाँ पे वर्किंग प्लेन है, और इसके साथ ये जो नॉर्मल के साथ, नॉर्मल तब क्या होता है, इस वर्किंग प्लेन से 90 डिग्री पे जो एंगल बनता है थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका एंगल कितना बन जाएगा, थीटा। तो ये सब आप याद करिए हमारा कौन सा रूल था जब मैंने आप ये समझाया था। तो आपका रूल कौन सा था, कोसाइन ला। तो यहाँ पे आपका कौन सा था, लैम्बर्ट कोसाइन ला। ठीक, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, लैम्बर्ट कोसाइन ला। ठीक, और पहला रूल तो हमारा बहुत ही सिंपल था, यानी कि यह प्रकाश स्रोत है और प्रकाश स्रोत से हमारे बहुत सारे वर्किंग प्लेन है। तो हमारा रूल क्या था कि जो इसका इल्यूमिनेशन है वो क्या हो जाएगा, इस प्रकाश स्रोत की इंटेंसिटी, यानी कि प्रकाश स्रोत की इंटेंसिटी और इसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो E=I/d²। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लैम्बर्ट कोसाइन ला। आप ये जरूर याद रखिए जब भी आपको यहाँ पे कोसाइन दिखता है तो आपका कौन सा कहलाता है, लैम्बर्ट कोसाइन ला। और नॉर्मल लिखा होगा प्रकाश स्रोत से प्रकाश तल की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के समानुपाती होता है। तो हमारा क्या कौन सा कहलाता है, ये हमारा कौन सा कहलाता है, लैम्बर्ट का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक है, इनवर्स लॉ ऑफ लैम्बर्ट कोसाइन, लैम्बर्ट लॉ। ठीक, इसके बाद हम अगला चलते हैं, द कलर ऑफ अ सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प, यानी जो हमारा सोडियम वेपर लैम्प में किस तरह का कलर देता है। तो इसको आप जरूर याद रखें, सोडियम वेपर लैम्प हमारा कौन सा देता है, येलो लैम्प। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, आप देखते हैं स्ट्रीट लाइट वगैरह में वहाँ पर सोडियम वेपर लैम्प भी प्रयोग किया जाता है, और सोडियम वेपर लैम्प कलर हमको कैसा मिलता है, येलो कलर का। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, येलो। यहाँ पे जो एक और ऑप्शन है कौन सा, ब्लूइश ग्रीन, आपका कौन सा कहलाता है, मर्क्यूरी वेपर लैम्प का कलर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे येलो। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक, द कार्बन आर्क लैम्प आर कॉमनली यूज इन। तो ठीक है, तो मैंने आपको जब कार्बन आर्क लैम्प पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि हम कार्बन आर्क लैम्प को कहाँ पर यूज करते हैं, सिनेमा प्रोजेक्टर्स में। तो यहाँ पे कार्बन आर्क लैम्प जनरली कहाँ पे यूज होता है, आपका सिनेमा प्रोजेक्ट में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिनेमा प्रोजेक्टर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी होगा सही आंसर, सिनेमा प्रोजेक्टर में क्या होता है, आपका कार्बन आर्क लैम्प होता है। डोमेस्टिक लाइटिंग में नॉर्मली GLS लैम्प या LED या CFL। तो अभी नॉर्मल समय में LED का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद हमारा होता है सिनेमा प्रोजेक्टर में। तो फोटोग्राफी वगैरह हम क्या करते हैं, आपका कार्बन आर्क लैम्प हो गया या सिनेमा फोटोग्राफी में, सॉरी कार्बन आर्क लैम्प नहीं होता, फोटोग्राफी में LED वगैरह और कई चीज़ का। डिस्ट्रिक्ट लाइट हमारा कौन सा होता है, मर्क्यूरी वेपर लैम्प या हाइपरसन मर्क्यूरी वेपर लैम्प या सोडियम वेपर लैम्प। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिनेमा प्रोजेक्टर। उसके साथ आप कार्बन आर्क लैम्प का एक और यूज याद रखिए जरूर, कौन सा होता है आपका, सर्च लाइट।
ठीक है, ये क्वेश्चन ही बार बार पूछा जाता है कि सर्च लाइट में कौन सा लैंप होता है, तो वहाँ भी क्या होता है आपका कार्बन आर्क लैंप होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डिजायर्ड लेवल ऑफ ऑन द वर्किंग प्लेन डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, डिजायर्ड इल्यूमिनेशन यानी जो हमारा वर्किंग प्लेन पे इल्यूमिनेशन चाहिए वो किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है एज ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वर, यानी कि जो भी इंसान कार्य कर रहा है उसका एज ग्रुप क्या है। क्या होता है, जो जिसकी उम्र ज़्यादा कम होती है उसका जो आई साइट होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसको कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, और जिनकी उम्र ज़्यादा होती है या जो लोग ज़्यादा एजेड होते हैं उन्हें ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो एजेड ग्रुप पे भी क्या करेगा आपका डिपेंड करेगा। वेदर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी और मूविंग, यानी किस पे भी डिपेंड करेगा कि जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वो स्टेशनरी है या मूव रही है या घूम रही है, तो इस पे भी डिपेंड करेगा इल्यूमिनेशन। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेन इन द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी हमारा जो जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी है और हम उसको कितनी दूरी से देख रहे हैं, बहुत पास से देख रहे हैं या बहुत दूर से देखेंगे तो हमें ज़्यादा प्रकाश चाहिए, छोटी है तो भी ज़्यादा प्रकाश चाहिए, तो क्या करेगा साइज पे भी डिपेंड करेगा। वेदर द ऑब्जेक्ट इज टू बी सीन लॉन्गर ड्यूरेशन एंड द शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि हम क्या करते हैं जब किसी भी चीज़ को ज़्यादा समय तक देखते हैं तो हमें उसमें क्या होता है ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। यदि हमको थोड़ा सा देखना है तो हम कम प्रकाश में भी उस चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन यदि हम कम प्रकाश में उस चीज़ को बहुत ज़्यादा देर तक देखते हैं तो हमारी आंखों में क्या होता है नुकसान होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन डी भी ही यहाँ पे मैच करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव फैक्टर, यानी जो हमारा इल्यूमिनेशन की जो आवश्यकता है द डिजायर्ड इल्यूमिनेशन लेवल वर्किंग प्लेन इज डिपेंड ऑन ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है वन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डाइज द डिप्लीकेशन फैक्टर और मेंटेनेंस फैक्टर डिपेंड। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, ठीक, यानी यहाँ पे पूछा गया है कि जो हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर और डिप्रीकेशन फैक्टर होते हैं। डिप्रीकेशन फैक्टर हमारा क्या होता है कि नॉर्मल अवस्था में प्रदीप्ति और जब सारी वस्तुएं साफ हों उस कंडीशन में प्रदीप्ति जो होती है हमारा क्या कहलाता है डिप्रीकेशन फैक्टर कहलाती है। ठीक, और मेंटेनेंस फैक्टर भी हमारा इसी तरह से होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा अगला जो है द टाइप ऑफ द वर्क कैरीड एट द परमिट्स। ठीक, तो यहाँ पे आप किस किस पे डिपेंड करेंगे दोनों चीज़, लैम्प पे क्लीनिंग साइड ड्यूटी, यानी हम लैम्प को कितनी बार साफ करते हैं उससे हमारा क्या होगा यूटिलाइजेशन फैक्टर या डिप्रीकेशन फैक्टर घटते या बढ़ते हैं। एजिंग ऑफ द लैम्प, यदि पुराना लैम्प है तो अपने आप क्या होने लगता है डिम होने लगता है, तो उस पर हमारा डी दोनों चीज़ें डिपेंड करेंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टाइप ऑफ वर्क कैरिड आउट एट अ परमिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कितनी देर तक हम ये कार्य को करते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव फैक्टर्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन अ लाइटनिंग इंस्टॉलेशन यूजिंग अ फिलामेंट लैम्प 1% वोल्टेज ड्रॉप रिजल्ट इनटू। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यदि हम 1% वोल्टेज ड्रॉप को क्या कर देते हैं कम कर देते हैं तो हमारा जो लाइट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1.5% लॉस इनटू द लाइट आउटपुट, यानी हमारा जो 1.5% है वो क्या हो जाएगी लॉस लाइट आपकी कम हो जाएगी। ठीक, यानी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यदि हम मान लेते हैं कोई हमारा बल्ब है उसको हम क्या कर रहे थे 100 वोल्ट दे रहे थे, यदि हम उसको कहते हैं 99 वोल्ट देते हैं तो हमारा जो लाइट मिल रही थी वो कितनी हो जाएगी 1.5% कम हो जाएगी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 32 का बी ऑप्शन आपका क्या होगा सही होगा। 32 का आपका सॉरी यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, 32 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 32 का ऑप्शन आपको हो जाएगा 3, यानी कि यदि हम उसको पहले 100 वोल्ट दे रहे थे अब यदि हम उसको 99 वोल्ट देते तो आपका क्या हो जाएगा 3.5% क्या हो जाएगी लाइट उसकी कम हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर द सेम ल्यूमेन आउटपुट द रनिंग कॉस्ट ऑफ द फ्लोरोसेंट लैम्प इज इक्वल टू द फिलामेंट लैम्प, लेस देन द फिलामेंट लैम्प और मोर देन द फिलामेंट लैम्प एंड एनी ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आप जरूर याद रखिए द सेम ल्यूमेन आउटपुट। देखिए ल्यूमेन आउटपुट है नहीं कि हमें जो फ्लक्स चाहिए है वो सेम है, यानी कि हमको क्या चाहिए, यानी मान लेते हैं कोई भी सरफेस पे हमको 100 ल्यूमेन का फ्लक्स चाहिए। अब यदि हम क्या करते हैं क्या लगाते हैं आपके फ्लोरोसेंट लैम्प लगाते हैं, फ्लोरोसेंट हमें एफिशिएंसी कितनी देता है 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट तक, यानी यदि हम एक या दो फ्लोरोसेंट लैम्प ही लगाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो 2 फ्लोरोसेंट लैम्प चलाने का खर्चा कम होगा। यदि हमको किसी भी चीज़ पर 100 चाहिए और यदि हम देखते हैं कि इनकैंडिसेंट लगाते हैं तो 20 देता है, यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी देखिए आपकी 20 ल्यूमेन पर वाट होती है, तो हमें कितने लगाने होंगे 5 लगाने होंगे, यानी क्या हो जाएगा हमें इनकैंडिसेंट लैम्प चलाने का खर्चा ज़्यादा होगा और फ्लोरोसेंट लैम्प चलाने का खर्चा क्या हो जाएगा अपने आप कम हो जाएगा। तो वहीं पूछा गया है कि फॉर द सेम ल्यूमेन आउटपुट द रनिंग कॉस्ट ऑफ द फ्लोरोसेंट लैम्प, तो यानी जो फ्लोरोसेंट लैम्प की रनिंग कॉस्ट होती है लेस देन द फिलामेंट लैम्प। आपने अभी देखा कि फिलामेंट लैम्प चलाने के लिए हमें क्या होते हैं ज़्यादा लैम्प की आवश्यकता होती है और आपकी फिलामेंट लैम्प चाहे ज़्यादा लैम्प चाहिए होते हैं और हमें क्या करते हैं सेम ल्यूमेन आउटपुट के लिए जो मर्क्यूरी वेपर लैम्प होते हैं वो कम चाहिए होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा लेस देन द फिलामेंट लैम्प। अगला क्वेश्चन है आपका फॉर द सेम पावर आउटपुट हाई वोल्टेज रेटेड लैम्प्स विल बी मोर स्टडी लो वोल्टेज लैम्प विल बी मोर स्टडी और बोथ लो एंड हाई वोल्टेज रिलेटेड विथ इक्वल स्टडी, यानी क्या होता है स्टडी मतलब कि यहाँ पे तेज प्रकाश की बात हो रही है, कौन ज़्यादा तेज प्रकाश देगा फॉर अ सेम पावर आउटपुट, हाई वोल्टेज रेटेड लैम्प लो वोल्टेज रेटेड लैम्प या बोथ लो एंड हाई वोल्टेज दोनों बराबर देंगे। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 34 का
आपका सही आंसर होगा क्या, लो वोल्टेज रेटेड लैम्प विल बी मोर स्टर्ड, यानी कि जो हमारा लो वोल्टेज लैम्प है वो हमें क्या करेगा, ज़्यादा प्रकाश को देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ फ्लोरोसेंट लैम्प इज अ मोर देन डेट इन कैंडिसेंट लैम्प बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मोर लेबर रिक्वायर्ड फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, नंबर ऑफ द कंपोनेंट यूजिंग इज द मोर, क्वांटिटी ऑफ अ ग्लास यूज्ड इज मोर, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि जो हमारे फ्लोरोसेंट लैम्प की कॉस्ट है वो क्या होती है, इनकैंडिस लैम्प से ज़्यादा होती है। इसका जो मेन कारण है वो क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये देखो पूछा गया है कि यानी कि लेबर रिक्वायर्ड। देखिए आप जो अगर आपका कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो आपका इनकैंडिस लैम्प का कंस्ट्रक्शन बहुत सेम होता है तो उसको जल्दी से बन जाता होगा, और आपका हमारा जो फ्लोरोसेंट लैम्प है उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग होता है इनकैंडिसेंट लैम्प के कंपेयर में, तो उसको बनाने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत होती है। अब नंबर ऑफ कंपोनेंट, अब देखिए इनकैंडिसेंट लैम्प में कुछ भी नहीं लगाना होता, सीधा आप लगा के उसको चालू कर लेते हैं, लेकिन जब आप फ्लोरोसेंट लैम्प को चालू करते हैं आपको चोक, स्टार्टर वगैरह की जरूरत पड़ती है। ठीक, इसके बाद क्वांटिटी ऑफ अ ग्लास इज यूज इज मोर। आप देख सकते हैं कि जो हमारा बल्ब है यानी कांच की जो मात्रा है वो फ्लोरोसेंट ट्यूब हमारी लगभग 120 सेंटीमीटर की होती है और बल्ब हमारा छोटा सा होता है, तो यहाँ पे इसलिए क्या होता है, फ्लोरोसेंट लैम्प की जो इनिशियल कॉस्ट होती है यानी कि जो शुरुआत में खरीदने की कास्ट होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव फैक्टर्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिलामेंट लैम्प स्टार्ट विल टेक करंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो हमारा फिलामेंट लैम्प होता है वो मोर करंट लेता है, इट्स फुल मोर देन द इट्स फुल रनिंग करंट। ठीक, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी जो हमारा फिलामेंट लैम्प होता है वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करंट लेता है, किसके कंपेयर में, रनिंग के कंपेयर में। एक बार आपका फिलामेंट हीट हो गया उसके बाद क्या होता है, करंट कम हो जाए, लेकिन शुरुआत में हमको फिलामेंट को हीट करने के लिए ज़्यादा करंट और वोल्टेज की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिफ्लेक्टर प्रोवाइड टू, ठीक है, प्रोवाइड प्रोटेक्ट द लैम्प, प्रोवाइड बेटर इल्यूमिनेशन, अवॉइड ग्लेयर, डू ऑल ऑफ द एबव। ठीक, यानी कि लैम्प को जो हमारे रिफ्लेक्टर लगाते हैं वो किसके लिए लगाते हैं, लैम्प को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक, इसके बाद प्रोवाइड बेटर इल्यूमिनेशन यानी कि इल्यूमिनेशन की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक, और अवॉइड ग्लेयर यानी कि जो छाया उसको कम करने के लिए। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। यानी हमारा क्या होता है, जो रिफ्लेक्टर है वो लैम्प को प्रोटेक्ट भी करता है, साथ में हमारा अच्छा इल्यूमिनेशन देता है, क्योंकि जितनी भी लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करके वापस वर्किंग प्लेन की ओर क्या कर देता है, ये भेजता है। अवॉइड ग्लेयर, जब लाइट ज़्यादा होती है तो हमारी क्या होती है, छाया कम पड़ती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ अ कोटिंग द फ्लोरोसेंट लैम्प ट्यूब इनसाइड विद द पाउडर। ठीक है, तो यहाँ पर पाउडर से मतलब यह है, पावर नहीं, यहाँ पर पाउडर होगा। पाउडर मतलब कि जो फ्लोरोसेंट पाउडर की हम जो लेपिंग करते हैं वो किसके लिए होती है, टू इम्प्रूव द लाइफ, टू इम्प्रूव द एप्रेसेंस, द चेंज द कलर लाइट इमिटेड और टू वाइट, इंक्रीज द लाइट रेडिएशन टू द सेकेंडरी एमिशन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज द लाइट रेडिएशन ऑफ ड्यू टू सेकेंडरी एमिशन। यानी क्या होता है, जब आप देखिए जैसे ही हमारा जो लैंप चालू करते हैं वहाँ पर गैस आइनेट होती है, गैस आइनेट होने से हमारा जो मरकुरी पे जब ये लाइट पड़ती है तो हमारा पहला एमिशन होता है। ये पहले एमिशन के कारण हमारी कौन सी लाइट जनरेट होती है, यूवी लाइट, और यूवी लाइट हम देख नहीं सकते यानी अल्ट्रावायलेट लाइट होती है। और जब ये अल्ट्रावायलेट लाइट किस पे पड़ती है, जाके फ्लोरोसेंट पाउडर पे, तो ये क्या करती है, विजुअल लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ से क्या होता है, हमारा जो रेडिएशन है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज द लाइट रेडिएशन ड्यू टू सेकेंडरी एमिशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विल नीड अ लोवेस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो हमें किसके लिए सबसे ज़्यादा इल्यूमिनेशन की कम आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेलवे प्लेटफॉर्म। तो ये चीज़ें आपको उस लिस्ट से याद करनी होगी, किस चीज़ में ज़्यादा इल्यूमिनेशन की आवश्यकता है, किसमें कम। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेलवे प्लेटफॉर्म। जो लिस्ट में आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, आपको पहले या दूसरी वीडियो में लिस्ट मिल जाएगी, इसमें मैंने आपको बताया था किस चीज़ के लिए कितने इल्यूमिनेशन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेलवे प्लेटफॉर्म। अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू मून लाइट इल्यूमिनेशन इज नियरली, यानी कि जो हमारी चांद, यानी जो हमारे चांद का प्रकाश होता है या मून का जो लाइट होती है उसमें लगभग उसकी जो इल्यूमिनेशन यानी जो उसकी इल्यूमिनेशन क्षमता कितनी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको जरूर याद है कि 0.3 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, यानी जो हमारा चांद है वो कितना प्रकाश देता है, 0.3 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर का प्रकाश हमारी अर्थ को देता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज द यूज ऑफ द कंपेरिजन कैंडेला पावर इज अ डिफरेंट सोर्स। ठीक, यानी कि हमें क्या करना है कि जो कैंडेला पावर को नापने के लिए हम किस टाइप के मोटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जरूर याद रखिए, फोटोमीटर। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोटोमीटर। हम जो इल्यूमिनेशन को नापने के इसका यूज करते हैं, प्रकाश मापी का यूज करते हैं, या प्रकाश मापी जो होता है एक मान ली फोटो डायोड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोमीटर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोटोमीटर। तो अगला क्वेश्चन है, द फोटोमीटर इज अ यूज कंपेयरिंग लाइट डिफरेंस कलर। ठीक है, यानी कि ये फोटोमीटर यूज फॉर कंपेयरिंग द लाइट ऑफ अ डिफरेंट कलर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ठीक, तो यहाँ पे किसका, ग्लाइडिस फ्लिकर। तो ये चीज़ को आप जरूर कुछ क्वेश्चन जो आपको याद करने होंगे तो जरूर याद रखिए, ग्लाइडिस फ्लिकर। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोमीटर जो ग्लाइडिस फ्लिकर का यूज करके कंपेयर करके क्या है, लाइट की इंटेंसिटी को बताता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब
सर्किट द फंक्शन चोक इज अ प्राइमरी। तो यहाँ पे जो हमारा चोक होता है ये किसके लिए करता है, तो यहाँ पे आप देखिए, यदि आप देखिए मैली चोक का जो काम होता है वही होता है कि शुरुआत में हाई वोल्टेज को इम्पल्स करना और बाद में क्या होता है करंट की चीज़ को लिमिट करना। ये हमारे नॉर्मल ऐसा चोक का वर्क होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया है कि अब क्या करता है यहाँ पे, तो देखिए रिड्यूस द फ्लिकर। तो फ्लिकर से इसका कोई रीजन नहीं होता, फ्लिकर हमारा कैसे करता है फ्रिक्वेंसी से रिलेट करता है, यानी पहला ऑप्शन आपका गलत है। अगला मिनिमाइज द स्टार्टिंग सर्च। ठीक है, तो स्टार्टिंग सर्च को कम करने के लिए नहीं होता क्योंकि तो स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज को इम्पल्स करता है। इनिशिएट द आर्क स्टेबलाइजेशन और रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट। तो ये क्या करता है, रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट को बढ़ाते हैं, यानी शुरुआत में करंट को कम करता है। लेकिन यहाँ पे जो इसका मेन काम होता है इनिशिएट द आर्क एंड स्टेबलाइज इट, यानी क्या करता है ये जो हमारा जो स्टार्टर है उसको बार बार शॉर्ट सर्किट करता है और ओपन सर्किट करता है, जिससे क्या होता है हमारी जो आर्क है वो स्टेबलाइज होती है। ठीक, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इनिशियल द आर्क स्टेबलाइज्ड इट। अगला क्वेश्चन है कैन नॉट सस्टेन मच वोल्टेज फ्लक्चुएशन। ठीक है, इसमें से कौन सा लैंप है जो ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन को नहीं झेल सकता, तो यहाँ पे आप जरूर याद रखिए कौन सा इनकैंडिसेंट लैंप होता है, यानी ज़्यादा भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है थोड़ा सा भी तो क्या हो जाता है हमारा जो इनकैंडिसेंट लैंप का फिलामेंट होता है वो बहुत जल्दी बर्न हो जाता है, या बर्न होने के स्थान पे क्या हो जाता है ये टूट जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनकैंडिसेंट लैंप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ अ कैपेसिटर अक्रॉस द सप्लाई टू फ्लोरोसेंट ट्यूब इज प्राइमरी। तो मैंने आपको जब लेक्चर लिया तब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कैपेसिटर को किसी भी लैंप पर लगा देते तो वो आपका केवल क्या करेगा, पावर फैक्टर को इंप्रूव करेगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंप्रूव द सप्लाई पावर फैक्टर। तो हमेशा किस में लगाते हैं हम पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए कैपेसिटर को, समानांतर क्रम या पैरेलल में। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंप्रूव द सप्लाई पावर फैक्टर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डज नॉट हैव अ सेपरेट चोक, यानी इनमें से किसके लिए क्या होता है हमें चोक की आवश्यकता नहीं होती। तो देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है। यदि आप देखते हैं तो फ्लोरोसेंट लैंप में भी चोक लगता है और फ्लोरोसेंट लैंप हमारा मर्क्यूरी वेपर लैंप होता है, लेकिन यहाँ पे आप जरूर याद रखिए सोडियम वेपर लैंप, यहाँ पे हम एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। तो आप जरूर याद रखिए यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेपरेट चोक किसके लिए नहीं होता यहाँ पे, तो सोडियम वेपर लैंप। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 46 का ए, सोडियम वेपर लैंप। यानी यहाँ पे जो आप बोलते हैं ना ब्लास्ट, वो एक टाइप का ट्रांसफार्मर होता है हमारा, इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा, सोडियम वेपर लैंप। और आपके मर्क्यूरी वेपर लैंप या फ्लोरोसेंट लैंप होते हैं उनमें आप नॉर्मली देख सकते हैं चोक लगे, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम वेपर लैंप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन सोडियम वेपर लैंप द फंक्शन ऑफ अ लीक ट्रांसफार्मर। देखिए इसमें दिया भी गया कि फंक्शन ऑफ अ लीक ट्रांसफार्मर, यानी कि जो ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, तो स्टेबलाइजर द आर्क टू रिड्यूस द सप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके दोनों कार्य होते हैं कि सप्लाई वोल्टेज को रिड्यूस करना, यानी हमें जो कम सप्लाई करनी हाई वोल्टेज इम्पल्स कर देता है, और स्टेबलाइज द आर्क को स्टेबलाइज करने के लिए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 47 का ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट अफेक्टेड पैरामीटर ऑफ द फिलामेंट लैंप ड्यू टू वोल्टेज चेंज, यानी क्या होता है यदि आपका फिलामेंट लैंप में वोल्टेज चेंज होता है तो निम्न में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि 48 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाइफ। यानी क्या होता है, यदि हमारा बार बार क्या होता है फिलामेंट लैंप, यानी बहुत ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो हमारा जो फिलामेंट लैंप है वो क्या होता है, या तो अंदर से काला पड़ने लगता है, या आप देख सकते हैं उसका फिलामेंट टूट भी जाता है, कमजोर होने लगता है। तो इसको क्या हो जाएगा, इसकी जो लाइफ है जितना ये चलना चाहिए तो उससे कम चलेगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाइफ। और ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी लैंप दिए गए हों तो वोल्टेज का सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ेगा, तो आपका कौन सा हो जाएगा, फिलामेंट लैंप पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप फॉर स्टेबलाइज द आर्क। ठीक, यानी जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप, यानी जो हमारे गैस डिस्चार्ज लैंप होते हैं वहाँ पे आर्क को स्टेबलाइज करने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं, द रिएक्टिव चोक इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद द सप्लाई, अ कंडेंसर इज कनेक्टेड इन द सीरीज टू द सप्लाई। यानी कि चोक को सप्लाई की सीरीज में लगाकर, कंडेंसर को सप्लाई की सीरीज में लगाकर, या कंडेंसर इज कनेक्टेड टू द पैरेलल टू द सप्लाई एंड वेरिएबल रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द सर्किट। यानी कि सर्किट में एक परिवर्ती पट्टिकुलर लगाकर या कंडेंसर को उसके साथ समानांतर में जोड़कर। तो यहाँ पे आप जरूर देख सकते हैं कि हम केवल किसका यूज करते हैं, चोक का, और वो हमारा किसके लगा होता है सीरीज में। और चोक हमारा क्या होता है, एक टाइप का इंडक्टर होता है, तो हमारा किस पावर को देगा, रिएक्टिव पावर को। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, रिएक्टिव चोक इज कनेक्टेड इन द सीरीज विद द सप्लाई। तो आपका सही आंसर क्या होगा 49 का ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द फॉर ऑफ प्रिसिशन वर्क द इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड, यानी कि जो हमारा एक बहुत ही सटीक कार्य करने के लिए या बहुत बारीक कार्य करने के लिए हमें कौन सा कितने इल्यूमिनेशन की आवश्यकता होती है। तो इसको आप टेबल में जरूर देखें, जब हमने उसको टेबल प्रोवाइड कराई थी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 500 से 1000 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इनमें से किसको कोल्ड कैथोड लैंप बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोल्ड कैथोड लैंप ये है कि ऐसा लैंप जिसका फिलामेंट का तापमान ज़्यादा नहीं होता। देखिए फ्लोरोसेंट लैंप जो होती है आपकी, और मर्क्यूरी वेपर लैंप, सोडियम वेपर, इन तीनों के जो फिलामेंट का तापमान है वो ज़्यादा होता है। लेकिन नियॉन लैंप का क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता। इसकी वजह से नियॉन गैस के कारण, जब मैंने आपको नियॉन गैस पढ़ाया था लास्ट फोर्थ लेक्चर में, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया भी था। तो यहाँ पे आपको क्या बोल देगा, नियॉन लैंप। नियॉन लैंप को मैंने बताया था कोल्ड कैथोड लैंप भी बोलते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, नियॉन लैंप।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ अ लीस्ट इल्यूमिनेशन लेवल इज रिक्वायर्ड, निम्न में से किसके लिए हमें लीस्ट इल्यूमिनेशन लेवल की रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल ब्रांच वर्क, ड्राइंग ऑफिस, हॉस्पिटल वार्ड्स एंड फाइंड मशीन वर्क। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल वार्ड। ये जो हॉस्पिटल वार्ड मतलब मैं ऑपरेशन थिएटर की बात नहीं कर रहा, ऑपरेशन थिएटर में बहुत ज़्यादा ल्यूमेन इंटेंसिटी की आवश्यकता होती है। यहाँ पे मैंने हॉस्पिटल वार्ड्स की बात की है, यानी कि जो हमारे वार्ड वगैरह होते हैं जहाँ पे केवल पलंग डले होते हैं, मरीज रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है हमारा कम इल्यूमिनेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा कार्य नहीं होता, केवल लोग रहते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा हॉस्पिटल वार्ड्स में। और ड्राइंग ऑफिस हो गया, स्किल बेंच वर्क, इन सब में क्या होती है ज़्यादा इल्यूमिनेशन की आवश्यकता होती है एज़ कम्पेयर टू हॉस्पिटल वार्ड। तो लीस्ट इल्यूमिनेशन में किसके लिए चाहिए, हॉस्पिटल वार्ड्स के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द नॉर्मल रीडिंग द इल्यूमिनेशन लेवल इज रिक्वायर्ड, यानी हमें नॉर्मली जैसे कोई भी हम एक नॉर्मल का सामान्य कार्य कर रहे हैं उसके लिए हमें कितना इल्यूमिनेशन की आवश्यकता होगी। तो आपको ये चीज़ अब टेबल में जरूर देखिए। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 60 to 100 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको कितनी की आवश्यकता होगी, 60 से 100 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर के लिए, सामान्य कार्य के लिए 60 से 100 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर की इल्यूमिनेशन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प इज प्रोड्यूस बाय, ठीक, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प इज प्रोड्यूस बाय कैथोड रे एमिशन, आयोनाइजेशन इन अ गैस और वेपर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट। आप देख सकते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प जैसे सोडियम वेपर लैम्प हो गया या लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प या ट्यूबलाइट हो गई, इसमें क्या होता है अंदर गैस भरी होती है, हम यहाँ से चौक से सप्लाई देते हैं, उसके अंदर जो गैस होती है वो क्या होती है आयोनाइज हो जाती है। तो यही सी पर हमारा क्या करता है, जो लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प या डिस्चार्ज लैम्प पर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन इन अ गैस और वेपर। तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, a substance which change its electric resistance when illumination by a light is called, ठीक है, या सब्सटेंस विच चेंज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस व्हेन इल्यूमिनेटेड लाइट, यानी ऐसा कौन सी चीज़ है जिस पे लाइट पड़ने से उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो वोल्टेज, फोटो कंडक्टिव। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोटो कंडक्टिव, यानी ये ऐसी चीज़ें जिनमें क्या होता है लाइट पड़ने से उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो हमारे क्या कहलाते हैं, फोटो कंडक्टिव कहलाते हैं। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कौन सा, फोटो कंडक्टिव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ पावर फैक्टर इज द हाईएस्ट। तो मैं आपको बता भी चुका हूँ कि आपका जो जीएलएस लैंप या टंक्शन फ्लैमेट लैंप है इसका पावर फैक्टर क्या होता है, आपका यूनिटी होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जीएलएस लैंप या जनरल लाइटिंग सर्विस लैंप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मर्क्यूरी वेपर लैंप गिव्स लाइट, यानी हमारा जो मर्क्यूरी वेपर लैंप है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो पिंक या येलो लाइट है, पिंक या येलो लाइट हमारे कौन से देते हैं, सोडियम वेपर लैंप। जब हम सोडियम लैंप को शुरुआत में चालू करते हैं, इसमें जो नियॉन गैस होती है, जेनॉन या रेडॉन गैस होती है, जब वो आयनित होती है तो हमारी पिंक कलर देती है, उसके बाद ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो व्हाइट कलर लगभग हमें कोई लैंप नहीं देता। यहाँ पे आपका जो मर्क्यूरी वेपर लैंप वो आपका कौन सा देता है, ग्रीनेस ब्लू, या आपको क्या हो जाता है, अगला ऑप्शन आपको कुछ और भी मिलता है, ब्लूएस व्हाइट लाइट। तो आपके दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीनेस ब्लू। प्योर व्हाइट नहीं देता, प्योर व्हाइट लाइट नहीं देता, ये हल्का सा व्हाइट के साथ नीला बन देता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आसमानी कलर बोलते हैं जिसको। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही। इसके बाद है, समटाइम द व्हील्स ऑफ अ रोटेटिंग मशीनरी अंडर द इन्फ्लुएंस फ्लोरोसेंट लैंप अपीयर टू बी स्टेशनरी, दिस इज ड्यू टू, यानी क्या होता है कभी कभी हमें जो जब फ्लोरोसेंट लैंप जल रहा होता है तो वहाँ पे क्या होता है कोई घूमती हुई चीज़ हमको स्टेबल चीज़ घूमती हुई दिखने लगती है, या कोई चीज़ यदि घूम रही है तो वहाँ बहुत धीरे धीरे घूमती हुई दिखती है, या रिवर्स डायरेक्शन में घूमती हुई दिखती है, तो वो हमारा कौन सा कहलाता है, ये सब आपको जरूर पता होगा कौन सा, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। इसको मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, तो आप इसको भी नहीं, लास्ट लेक्चर में मैंने इसको सेकंड या थर्ड लेक्चर में डिस्कस किया होगा जब हमने मर्क्यूरी वेपर लैंप पढ़ा था। तो आपको क्या हो जाएगा, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब ऑपरेट या लीस्ट पावर। तो आप फिर से पूछा गया है कि यहाँ पे सबसे कम पावर पे कौन सा चलेगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा अगर मैं बात करता हूँ तो नियॉन बल्ब जो हमारा ज़्यादा पावर को लेता है। इसके बाद नियॉन बल्ब से हमारा कौन सा लेता है, जीएलएस बल्ब भी ज़्यादा पावर लेता है, और जो नाइट लैंप है वो भी हल्का सा ज़्यादा पावर लेता है, इससे कम में टॉर्च के बल्ब में। टॉर्च में क्या होता है, हमारा छोटा सा बल्ब लगा होता है, वही तो हमारा हल्की सी पावर लेगा। तो यहाँ पे केवल पावर पूछा गया, एफिशिएंसी की बात नहीं की गई कि वो एफिशिएंसी कितनी दे रहा है, केवल ये पूछा गया कि सबसे कम पावर रेटिंग किसकी होगी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, टॉर्च बल्ब। इसके बाद द फ्लिकर इफेक्ट ऑफ अ फ्लोरोसेंट लैंप इज अ मोर प्रोनाउंस एट। तो फ्लिकर इफेक्ट क्या होता है, ये हमारा जो बल्ब क्या है जलता बुझता है किस पे, तो सब हम क्या बोलते हैं, फ्लिकर इफेक्ट बोलते हैं। और ये किस कारण क्या होता है, लोअर फ्रिक्वेंसी के कारण। यदि हमारी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो हमारा जितनी बार साइकिल चेंज होता है यहाँ पे जीरो में आता है, फिर मैक्सिमम पे जाता है। जब ये जीरो पे आता है तो बल्ब बंद होता है, और जब ये मैक्सिमम पे जाता है तो बल्ब चालू होता है। तो यही बंद चालू। यदि मैं इस फ्रिक्वेंसी को बहुत कम कर दूँ, नॉर्मल हमारी क्या होती है 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, यानी क्या होता है 1 सेकंड में 100 बार, अगर एक 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी तो ये 100 बार बंद चालू हो जाएगा। एक बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे चालू यहाँ बंद, फिर यहाँ चालू यहाँ बंद, तो एक साइकिल एक फ्रिक्वेंसी हो गई हमारी, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है ये 100 बार बनने चालू हो जाएगा। लेकिन हम फ्रिक्वेंसी को बहुत ज़्यादा घटा दें, 1 या 2 हर्ट्ज कर दें तो ये 1 सेकंड में केवल 2 बार बनने चालू होगा, जो हमको क्या देखेगा,
दिखेगा जलता हुआ या बुझता हुआ, तो ये हमारी कौन सी कहलाती है, फ्लिकर कहलाता है। यही हमारा कौन सा कहलाता है, फ्लिकर। और फ्लिकर हमारा किस कारण होता है, लोअर फ्रिक्वेंसी कारण होता है। इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, फ्लिकर या स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट दोनों लगभग रिलेटेड एक ही चीज़ होती हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई यूज कर सकते हैं। और स्ट्रोबोस्कोपिक खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 फेज में, अगर हमारे पास 3 फेज है तो हम तीनों फेज में एक लैंप लगा देते हैं, या दोनों लैंप का पैरेलल ऑपरेशन करते हैं लीड लेग सर्किट के रूप में, या हम लैंप को डीसी में ऑपरेट करें। डीसी में ऑपरेट करेंगे तो वहाँ पे फ्रिक्वेंसी का कुछ काम नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो लैंप है वो फ्लिकर नहीं करेगा। तो ऑप्शन आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 60 का ए ऑप्शन, लोअर फ्रिक्वेंसी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया जरूर इसको लाइक करें, और आपके जो भी सजेशन है वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, इनको अपनी अगली वीडियो में जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अस।